वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, जो विटनेसेस यानी गवाहों के बारे में बात करता है। ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि कौन गवाही दे सकता है, कौन गवाही नहीं दे सकता, किन हालात में गवाही स्वीकार नहीं होगी, किस सिचुएशन में दूसरे पर्सन को गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इससे पहले सेक्शन 123 तक हमने एक एक सेक्शन डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। रीड करते हैं सेक्शन 124 भारतीय साक्षी अधिनियम का, जो बात करता है कौन लोग ऐसे हैं जो टेस्टिफाई कर सकते हैं। सो ऑल पर्सन्स शैल बी competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। तो सेक्शन 124 का बेसिक रूल ये है, हर पर्सन विटनेस बन सकता है, कोई भी किसी भी एज का, जब तक कोर्ट ये ना माने कि वो पर्सन क्वेश्चन समझने या उनका रैशनल जवाब देने में इनकैपेबल है। तो लॉ का तो प्रिजम्पशन ये होता है कि एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, लेकिन कोर्ट विटनेस को तब रिजेक्ट करेगी जब ये क्लियर हो जाए कि विटनेस क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा या उनका लॉजिकल या रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा। अब इसी सेक्शन में हमें बताया किन रीजंस की वजह से विटनेस इनकम्पिटेंट हो सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटी एज का कोई इंसान है, जैसे बच्चे को जो क्वेश्चंस का मीनिंग है वो ही नहीं समझ पा रहा, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। एक्सट्रीम ओल्ड एज आ गई जहाँ मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर जैसे सीवियर इलनेस होगी, अनकॉन्शियस सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बात करता है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सो एक क्वेश्चन राइज होता है, कैन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टेस्टिफाई? देन यस। कब वो गवाही नहीं दे सकता? अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम। सेक्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसाउंड माइंड होने से कोई पर्सन इनकम्पिटेंट विटनेस नहीं बन जाता। अगर अनसाउंड माइंड वाला पर्सन क्वेश्चन समझ सकता है और उनका रैशनल आंसर दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। सेक्शन 124 में मेंटल इलनेस, ओल्ड एज या बच्चा होना ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। एक टेस्ट है सेक्शन 124 में कि क्या विटनेस क्वेश्चन समझ पा रहा है और वो क्वेश्चन समझकर क्या रैशनल जवाब दे सकता है या नहीं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 125 में, और ये उन विटनेसेस के बारे में बात करता है जो बोल नहीं सकते, डम विटनेस है, जो ओरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing signs, and by such writing must be written and the signs made in open court, and evidence so given shall be deemed to be oral evidence। So dumb witness का evidence कौन सा होता है? वो oral evidence माना जाता है। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed। तो सेक्शन 125 हमें म्यूट विटनेस, जो बोल नहीं सकते, डम विटनेस, उनके बारे में बताता है। अगर कोई विटनेस बोल नहीं सकता तो सिर्फ इस वजह से उसका विटनेस बनने से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो ऐसा विटनेस अपना एविडेंस कैसे भी तरीके से दे सकता है जिससे बात क्लियरली समझ में आ जाए, जैसे कि लिख कर दे सकता है, साइंस या जेस्चर के थ्रू दे सकता है, या कोई और इफेक्टिव मेथड जिससे कोर्ट को बात समझ में आ सके। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? राइटिंग है, साइन है, ये सब कुछ ओपन कोर्ट में होना चाहिए और कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और ये जो गवाही देगा डम विटनेस, इसको एक ओरल एविडेंस माना जाएगा। लॉ स्पेसिफिकली कहता है ऐसे तरीके से दिया गया एविडेंस ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, चाहे वो लिखकर या साइंस के थ्रू दिया गया हो। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं बन सकता, बल्कि ओरल टेस्टिमनी के बराबर ट्रीट होता है। और स्पेशल प्रोटेक्शन और असिस्टेंस दी गई है प्रोविजो में। अगर विटनेस वर्बल कम्युनिकेशन में बिल्कुल अनेबल है तो कोर्ट मैंडेटरी तौर पर क्या करेगा, एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर रखेगा और उनकी हेल्प से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कहेगा। और एक और कंडीशन है इसमें, इस प्रोविजन के तहत ऐसा जो स्टेटमेंट लिया जाएगा उसको वीडियोग्राफ किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फेयरनेस मेंटेन रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मैनिपुलेशन ना हो। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 126 पे, और ये बात करता है हस्बैंड और वाइफ के बारे में। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट, हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट shall be competent witness। In criminal proceedings,
against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. सेक्शन 126 बताता है केस का पार्टी होना या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना विटनेस बनने से आपको नहीं रोक सकता। सब सेक्शन 1 बात करता है सिविल प्रोसीडिंग्स की। सिविल केसेस में सूट की पार्टीज खुद और पार्टी का हस्बैंड या वाइफ ये दोनों कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। मतलब प्लेंटिफ अपने ही केस में विटनेस बन सकता है, डिफेंडेंट भी अपने ही केस में विटनेस बन सकता है, पार्टी का स्पाउस हस्बैंड या वाइफ एज द केस में भी कोर्ट में विटनेस बन सकते हैं। लॉ ये नहीं कहता कि कोर्ट उनकी बात माने ही, सिर्फ इतना कहता है कि उनको विटनेस बनने से रोका नहीं जा सकता। सब सेक्शन 2 बात करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है तो उस पर्सन का हस्बैंड या वाइफ भी कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। मतलब वाइफ हस्बैंड के केस में विटनेस बन सकती है, हस्बैंड वाइफ के केस में विटनेस बन सकता है, चाहे वो एक्यूज्ड के फेवर में बोले या प्रोसिक्यूशन के फेवर में बोले। सो सिविल या क्रिमिनल केस में पार्टी या स्पाउस होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लॉ स्पाउस को भी कोर्ट के सामने सच बोलने का अधिकार देता है एज पर सेक्शन 126। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 127 पे, और ये जजेस और मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। नो जज और मजिस्ट्रेट shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in the court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। सेक्शन 127 में जज या मजिस्ट्रेट को नॉर्मली विटनेस बॉक्स में नहीं बुला सकते जब सवाल उनके कोर्ट के कंडक्ट या उन बातों पर हो जो उनको कोर्ट के तौर पर काम करते वक्त पता चली हो। जनरल रूल कहता है कोई भी जज या मजिस्ट्रेट अपनी जुडिशियल कंडक्ट के बारे में या उन बातों के बारे में जो उन्हें कोर्ट में एज जज या मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हुए पता चली हो आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। एक एक्सेप्शन है कि अगर सुपीरियर कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर है, मतलब किसी बड़े कोर्ट सुपीरियर कोर्ट के कहने पे लोअर कोर्ट को आंसर देना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है, जो प्रिंसिपल है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को प्रोटेक्ट करना है, जजेस को अननेसेसरी हैरेसमेंट से बचाना और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की डिग्निटी को मेंटेन करना है। जज या मजिस्ट्रेट उन बातों के बारे में एग्जामिन हो सकते हैं जो उनके सामने हुई हो लेकिन जुडिशियल कंडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट अ डिपोजिशन वाज improperly taken by B the magistrate। B cannot be compelled to answer questions as to this except upon the special order of a superior court। अब सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है ए का। ए बोलता है कि जो डिपोजिशन ली है सेशन कोर्ट ने वो गलत तरीके से ली है या इम्प्रॉपर ली है। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन को कंपेल नहीं कर सकते इस बात का जवाब देने के लिए, पर कोर्ट ऑफ सेशन को जवाब देना पड़ेगा अगर कोई सुपीरियर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ सेशन को बोले कि भाई आप ए ये बोल रहा है कि आपने गलत डिपोजिशन लिया है तो इसका जवाब दो, तो हो सकता है कोर्ट ऑफ सेशन को देना पड़े ऐसे केस में। ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन of having been given false evidence before B a magistrate। B cannot be asked what A said except upon the special order of the superior court। A पर एलिगेशन है कि उसने मजिस्ट्रेट B के सामने फॉल्स एविडेंस दिया। मजिस्ट्रेट B से A ने क्या बोला था ये सवाल नॉर्मली पूछा नहीं जा सकता जब तक कोई सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर ना हो। Illustration C, A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer while on his trial before B a session judge। B may be examined as to what occurred। ए पर एलिगेशन है कि उसने अपने ट्रायल के दौरान सेशन जज बी के सामने एक पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने की कोशिश की। यहाँ पर जज बी को विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जा सकता है क्योंकि ये जुडिशियल डिसीजन या कंडक्ट का सवाल नहीं है बल्कि एक फिजिकल इंसिडेंट का है जो जज की प्रेजेंस में हुआ, तो इस केस में एग्जामिनेशन के लिए सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 128 पे। अब ये कम्युनिकेशन की बात करेगा जो कि मैरिज के दौरान हुई है। सो नो पर्सन who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall any person be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। सेक्शन 128 का कोर आइडिया ये है, हस्बैंड वाइफ के बीच शादी के दौरान जितनी भी बातें हैं उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। जो भी पर्सन मैरिड है या पहले मैरिड रह चुका है उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने स्पाउस के साथ मैरिज के दौरान हुई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे।
सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अलाउ भी नहीं किया जा सकता कि वो अपनी मर्जी से ऐसी कम्युनिकेशन कोर्ट में डिस्क्लोज करे। अब सवाल उठता है कि प्रोटेक्शन किस चीज़ पर मिलता है? सिर्फ कम्युनिकेशन पर, मतलब बातें, मैसेजेस, कन्वर्सेशंस। एक्ट्स, कंडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं होते, सिर्फ बातचीत प्रोटेक्टेड होती है, राइट। सो कंसेंट का रूल होता है, अगर कंसेंट कर देता है स्पाउस तो कम्युनिकेशन कोर्ट में डिस्क्लोज की जा सकती है। इसी सेक्शन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस दिए हैं जहां प्रिविलेज अप्लाई नहीं होती बिटवीन द स्पाउस। फर्स्ट है सूट बिटवीन मैरिड पर्संस। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच ही सिविल सूट स्टार्ट हो गया तो मैरिटल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। सेकंड एक्सेप्शन इज क्राइम बाय वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर। अगर एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया हो और उसके लिए प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो मैरिटल कम्युनिकेशन प्रिविलेज अप्लाई नहीं करेगी। लॉ कहता है इज और हैज बीन मैरिड, मतलब डाइवोर्स के बाद भी मैरिज के दौरान हुई कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड रहेंगी जब तक जो दो एक्सेप्शन है वो अप्लाई ना करे। सो शादी के दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच हुई बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और उनको कोर्ट में तब तक डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता जब तक कंसेंट या स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 129 जो बात करता है एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम unpublished official records relating to affairs of any state except with the permission of the officer at the head of the department concerned who shall give or withhold such permission as he thinks fit। ये सेक्शन बात कर रहा है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में। जनरल रूल क्या है, कोई भी पर्सन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है एविडेंस देने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और जो स्टेट के सेंसिटिव मैटर से जुड़ी हैं उनको कोर्ट में कैजुअली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन, जो डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर है जैसे कि सेक्रेटरी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो परमिशन दे देता है तब अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से डिराइव्ड एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। अब डिस्क्रिप्शन किसके पास है? लॉ क्लियरली बता रहा है डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर अपनी डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करेगा कि परमिशन देनी है या नहीं। कोर्ट उस ऑफिसर को फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं आप परमिशन दो। इसके पीछे सिंपल रीजन है नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का, स्टेट सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल गवर्नेंस को मेंटेन करना, और साथ में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिसयूज हो सकती है। सो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई केस है जहां कैबिनेट डिसीजन का अनपब्लिश्ड फाइल, नोट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, तो बिना डिपार्टमेंट हेड की परमिशन के कोई विटनेस उस पर बेस्ड एविडेंस नहीं दे सकता। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 130। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by such disclosure। सेक्शन 130 में अगर कोई कम्युनिकेशन पब्लिक ऑफिसर को उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दी गई है तो ऐसे केस में कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता कि आप डिस्क्लोज करो इन्फॉर्मेशन को। इस सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिसाइड पब्लिक ऑफिसर खुद करेगा कि डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट सफर कर रहा है या नहीं। ऑफिसर को जबरदस्ती डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं करेगा कोर्ट। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशंस, इन्फॉर्मेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इंटरनल गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस जो पब्लिक ट्रस्ट के साथ ऑफिसर को दी गई हो। सिंपल सा रीजन बिहाइंड द प्रोविजन है ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करना, ऑफिसर्स को फ्रीली काम करने का कॉन्फिडेंस देना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने से बचाना। एक एग्जांपल देखते हैं। पुलिस ऑफिसर को किसी ने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी या किसी ऑफिसर को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिली, अगर ऑफिसर को लगता है कि इसका डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो उस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 131 और ये ऑफेंसेस के बारे में बताता है। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offense against the public revenue। Explanation: revenue officer means any officers employed in or about the business of any branch of the public revenue। सेक्शन 131 में लॉ मजिस्ट्रेट, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपने इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। जनरल रूल है कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर फोर्स नहीं किया जा सकता ये बताने के लिए कि उनको किसी ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन कब मिली। इस तरह रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं किया जा सकता ये बताने के लिए उसे पब्लिक रेवेन्यू के खिलाफ ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कब मिली। तो इस सेक्शन का हिडन मीनिंग ये है कि ऑफिसर इनडायरेक्टली इंफॉर्मेंट का सोर्स रिवील नहीं करे ताकि लोग बिना डर के क्राइम्स की इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को दे सके। लॉ सिर्फ ये पूछने से प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कब मिली, इसका मतलब ऑफिसर को सोर्स रिवील करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन में हमें रेवेन्यू ऑफिसर का मीनिंग दे रखा है, कोई भी ऑफिसर जो पब्लिक रेवेन्यू के किसी भी ब्रांच के
काम से जुड़ा हो, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर या एक्सरसाइज ऑफिसर। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। पुलिस को किसी इन्फॉर्मेंट ने टिप दी, कोर्ट पूछती है तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कब मिली। पुलिस ऑफिसर इस सवाल का जवाब देने के लिए कंपेल नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्टली सोर्स एक्सपोज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 132। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को प्रोवाइड करता है, प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। सो नो एडवोकेट shall at any time be permitted unless with the client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his service as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional service, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such service, provided that nothing in this section shall protect from disclosure of any such communication made in furtherance of any illegal purpose. B. Any fact observed by any advocate in the course of his service as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his service. Clause 2 says it is immaterial whether the attention of such advocate referred to in the proviso to subsection 1 was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. And explanation, professional communication की privilege है, it continues after the professional service has ceased also. Clause 3 says the provisions of this section shall apply to interpreters, clerks और एम्प्लॉयज ऑफ द एडवोकेट। सो एक एडवोकेट के ऑफिस में जिन लोगों को भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में पता है एडवोकेट एंड क्लाइंट की, उन पर भी ये प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। एंड इलस्ट्रेशन सेज a client says to B an advocate, I have committed forgery and I wish you to defend me. As the defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure. Illustration B. A client says to B an advocate, I wish to obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue. This communication being made in furtherance of a criminal purpose is not protected from disclosure. So illustration B में क्या होता है, एक क्लाइंट है, वो एडवोकेट को बोलता है कि भाई मैं पोजीशन लेना चाहता हूँ प्रॉपर्टी की क्योंकि मैं फॉर्ज डीड बनाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्ज डीड से केस करके जीतो और मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन दिला दो। तो ये क्रिमिनल पर्पस के लिए बात हो रही है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, तो ये इस सेक्शन में प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है कि भाई ये क्लाइंट मेरा उल्टी सीधी बात कर रहा है। इलस्ट्रेशन सी. A being charged with embezzlement retains B an advocate to defend him in the course of the proceedings. B observes that an entry has been made in A's account book charging A with a sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his professional service. This being a fact observed by B in the course of his service showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceeding, it is not protected from disclosure. A के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, A जाता है B के पास। B जो एडवोकेट है ये अकाउंट्स ऑफ बुक्स को देखता है, इसने देख ली। अब इसको पता चलता है कि भाई जब से मैंने ए को एंगेज करा है ना एज क्लाइंट, तो इस बुक में कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा हुई हैं और जिससे ये पता चल रहा है कि भाई इस बुक के साथ छेड़छाड़ हुई है और फ्रॉड कमिट किया जा रहा है। तो ये एक ऑफेंस हो रहा है बिकॉज फ्रॉड कमिट हो रहा है। ए और बी के बीच में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम डिस्क्लोजर। एडवोकेट कैन डिस्क्लोज दैट ए इज ट्राइंग टू कमिट फ्रॉड। सो इस सेक्शन का कोर प्रिंसिपल्स ये है कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो रही हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है। कोई भी एडवोकेट कभी भी क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के बिना डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फर्स्टली क्लाइंट के द्वारा दी गई कम्युनिकेशन जो एडवोकेट की सर्विस के दौरान और उसी पर्पस से की गई हो। सेकेंडली किसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट या कंडीशन जिसे एडवोकेट ने प्रोफेशनल सर्विस के दौरान देखा या जाना हो। थर्डली एडवोकेट के द्वारा क्लाइंट को दी गई लीगल एडवाइस। ये रूल सिविल क्रिमिनल सब पर अप्लाई इक्वली होता है। सवाल ये उठता है कि ये प्रिविलेज और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का कब तक रहता है, तो एक्सप्लेनेशन बता रहा है एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज सर्विस खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करता है। मतलब केस खत्म हो जाए, एडवोकेट चेंज हो जाए, क्लाइंट मर गया, तब भी प्रिविलेज खत्म नहीं होता। इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस कर ही लिया है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चेक आउट आवर प्लेलिस्ट ऑन भारतीय साक्षी अधिनियम। थैंक यू सो मच।